स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। पिछली वीडियो में फॉरेन पोस्ट मैनुअल के बारे में करना शुरू किया था। लगभग 70 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बुक आप परचेज कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम वीडियोस में कवर कर रहे हैं बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और अगर नोट्स आपको बनाने से बचना है तो आप क्वेश्चन बुक ले सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आपको विद ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार ये बुक रहेगी। इसके अलावा GDS टू MTS बुक, GDS टू पोस्टमैन, MTS टू पोस्टमैन बुक, PSA की बुक 2023 के PSA की बुक भी आपको मिल जाएगी। अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले 70 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, parcels exchanged with foreign administrations on the basis of the parcel post agreement are classified into how many bait steps? पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के आधार पर विदेशी प्रशासन के साथ आदान प्रदान किए गए पार्सलों को कितने वजन चरणों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या होता है, वेट स्टेप बनाए जाते हैं। वेट स्टेप का अर्थ हो जाएगा कि अप टू 1 kg एक अलग श्रेणी हो जाएगी पार्सल की, फिर 1 किलोग्राम से लेके 3 किलोग्राम तक एक अलग श्रेणी होगी, 3 से 5 किलोग्राम तक की अलग एक श्रेणी हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग वेट स्टेप बनाए जाते हैं। उन वेट स्टेप्स के अकॉर्डिंग चार्जेस लगाए जाते हैं। अब 71 की जो सही ऑप्शन है वो क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। टोटल कितने वेट स्टेप्स में इनको क्लासीफाई किया गया है, 6 वेट स्टेप्स में। Which of the following charges are collected on parcel by the administration of originating country? मूल देश के प्रशासन द्वारा पार्सल पर निम्नलिखित में से कौन से शुल्क एकत्र किए जाते हैं। अब जो हमने थ्योरी करवाई है फॉरेन पोस्ट मैनुअल की, वो अगर आपने पढ़ी है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आराम से बता पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्जेस। ये जो चार्जेस हैं ओरिजिनेटिंग कंट्री जो होती है किसी भी आर्टिकल के लिए, उसके द्वारा एकत्र किए जाने वाले शुल्क हैं। वितरण शुल्क डेस्टिनेशन कंट्री कलेक्ट करती है, एडवाइस ऑफ अराइवल भी और स्टोरेज चार्जेस भी। अब देखो डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं, किसी भी आर्टिकल का वितरण करना। हालांकि ये चार्जेस भारत में नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा लेकिन लगाए जाते हैं, डेस्टिनेशन कंट्री के द्वारा लगाए जाते हैं। अब जरूरी नहीं सभी देशों में लगाए जाएंगे, कुछ देशों में लगाए जाएंगे, लेकिन कौन से वो देश रहेंगे, डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ के लिए आप आर्टिकल भेजते हैं वो देश उस आर्टिकल के वितरण के लिए जो चार्जेस लेता है उसको डिलीवरी चार्जेस कहते हैं। एडवाइस ऑफ अराइवल चार्जेस क्या हो जाएंगे, किसी भी डाक वस्तु के आगमन की आपने सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचानी है। अब सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगी, डेस्टिनेशन कंट्री करेगी। तो ये चार्जेस भी डेस्टिनेशन कंट्री के प्रशासन के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। स्टोरेज चार्जेस क्या हो जाएंगे, किसी भी आर्टिकल को संभाल के रखना, उसको रोक के रखना या उसका भंडारण करके रखना, उसको हम कहते हैं स्टोरेज चार्जेस। भारत में बात करें तो ये चार्जेस लगते हैं, इनको क्या कहा जाता है, वेयर हाउसिंग चार्जेस कहा जाता है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया कि मूल देश के प्रशासन द्वारा, यानी कि जहां से पार्सल को भेजा जाएगा उस देश के द्वारा कौन से चार्जेस एकत्र किए जाते हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्जेस, वितरण की सूचना का शुल्क वसूला जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। A compendium or requel relating to parcel post agreement is published by which of the following? एक सारांश या रिक्वेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा, इंटरनेशनल ब्यूरो के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। तो ये जो सारांश होता है, कंपेंडियम या रिक्वेल होता है, प्रत्येक प्रशासन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करता है। प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है। कौन से आपकी यहाँ पे प्रशासन की बात कर रहा है, जो पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के सिग्नेटरी हैं, हस्ताक्षर करता है। Which of the following is not an office of exchange? निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का कार्यालय नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। इनमें से नागपुर नहीं है, बाकी सभी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज हैं, आपने अच्छे से याद कर लेने हैं।
The Office of Director General Post, New Delhi functions as which of the following for purpose of preparation and settlement of the accounts with the foreign administration arising from exchange of parcels। पार्सलों के आदान प्रदान से उत्पन्न विदेशी प्रशासन के साथ लेखों की तैयारी और निपटान के उद्देश्य से महानिदेशक डाक नई दिल्ली का कार्यालय निम्नलिखित में से किस रूप में काम करता है। तो जो भी पार्सलों का आदान प्रदान किया जाता है उस आदान प्रदान से उत्पन्न होने वाले विदेशी प्रशासन के साथ जो भी रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं और जिनका निपटान करने के उद्देश्य से महानिदेशक डाक नई दिल्ली के कार्यालय का उपयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? एज एन ऑफिस ऑफ अकाउंट के रूप में किया जाता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ऑफिस ऑफ अकाउंट के रूप में किसका वो कार्यालय यूज किया जाता है? तो किसका? डायरेक्टर जनरल पोस्ट न्यू दिल्ली का किया जाता है। Which of the following अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स आर नॉट रिटर्न टू दी कंट्री ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सी अवितरित वस्तुएं मूल देश को नहीं लौटाई जाती हैं। हमें क्या बताना है, ऐसे कौन से अनडिलीवर्ड आर्टिकल हैं जो कंट्री ऑफ ओरिजिन को वापस नहीं लौटाए जाते हैं अगर उनका वितरण नहीं हो पाता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पोस्ट कार्ड आ जाएंगे। पोस्ट कार्ड जो है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और उनके ऊपर प्रेषक का पता नहीं है तो उनको वापस नहीं लौटाया जाता है। प्रिंटेड पेपर्स अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, प्रिंटेड पेपर्स विदाउट वैल्यू, ये भी कंट्री ऑफ ओरिजिन को वापस नहीं किए जाते हैं जब तक प्रेषक उनकी वापसी का आवेदन नहीं करता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। अब प्रिंटेड पेपर है बिना वैल्यू के हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, अगर उनका वितरण नहीं हो पाता है डेस्टिनेशन कंट्री में तो कंट्री ऑफ ओरिजिन को वापस नहीं लौटाए जाएंगे। Which of the following charges on foreign parcels are levied in India? भारत में विदेशी पार्सल पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभार लगाया जाता है? तो कौन सा लगाया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे चार्जेस पार्सल के ऊपर लगाए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उसमें डिलीवरी चार्जेस भी हैं। भारत में ये शुल्क नहीं लिए जाते हैं। किसी भी फॉरेन पार्सल का अगर वितरण भारत में करना हो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, डिलीवरी फीस नहीं ली जाती है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। अपने भारत से फॉरेन कंट्री में वितरित होने के लिए अगर एक पार्सल भेजा तो वहाँ पर उसका जब वितरण किया जाएगा प्राप्तकर्ता को तो प्राप्तकर्ता से डिलीवरी चार्जेस लिए जाएंगे। एडवाइस ऑफ अराइवल चार्जेस, कोई भी आपका पार्सल है वो डेस्टिनेशन कंट्री में जब पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन ऑफिस में पहुंच जाता है तो उसके पहुंचने की सूचना जो प्राप्तकर्ता को दी जाती है उसके लिए भी क्या होता है, चार्जेस लगते हैं। भारत में ये चार्जेस नहीं लगते हैं। किसी भी पार्सल की आगमन की सूचना देनी है तो फ्री ऑफ चार्ज दी जाएगी। पोस्ट रेस्ट एंड चार्जेस, ऐसे आर्टिकल जिनको जिस पोस्ट ऑफिस के लिए भेज कर रखा है वहीं पे रोक के रखा जाना है, इस तरह की सुविधा के लिए भी भारत में कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। लेकिन स्टोरेज चार्जेस या वेयर हाउसिंग चार्जेस जिन्हें कहा जाता है, अगर किसी भी पार्सल को भंडारित करके रखना पड़े, गोदाम में रखना पड़े तो उसके लिए भारत में चार्जेस लिए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which document is prepared on CP11 form? CP11 फॉर्म में कौन सा दस्तावेज तैयार किया जाता है? कौन सा किया जाता है? पार्सल बिल तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पार्सल बिल क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑन विच द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्पैच आर इंडिकेटेड, जिसमें क्या होते हैं, किसी भी प्रेषण के जो भी सामग्री है उसके विवरण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पार्सल बिल कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following received from foreign countries not eligible for free redirection by air within India? विदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हवाई मार्ग से मुफ्त पुनर्निर्देशन के लिए पात्र नहीं है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा, प्रिंटेड पेपर। अब देखिए, जैसे अंतर्देशीय डाक में 3 तरह की प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं, लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड। उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में भी होती हैं। फॉरेन पोस्ट में लेटर, एरोग्राम और पोस्ट कार्ड ये प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं। अब ये जब भी भारत में आएंगी इनको रिडायरेक्शन दी जाएगी तो हवाई मार्ग से दी जाती है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। लेकिन प्रिंटेड पेपर्स के साथ ऐसा नहीं है। नॉर्मली इनको सतह मार्ग से रिडायरेक्ट किया जाएगा। अगर हवाई मार्ग से करने का अनुरोध
खुद प्राप्तकर्ता ने किया है, ऐसी स्थिति में इसके लिए रीडायरेक्शन चार्जेस देने होते हैं। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्जेस लीव्ड फॉर हैंडलिंग अ ट्रांजिट पार्सल आर कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांजिट पार्सल को संभालने के लिए लगाए गए शुल्क को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। या तो उन्हें ट्रांजिट शेयर कहा जाता है या ट्रांजिट क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, द चार्जेस लीव्ड फॉर हैंडलिंग एट बोथ द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ पार्सल। पार्सल का जो डेस्टिनेशन कंट्री है, उसका जो गंतव्य देश है, या उसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यानी कि जहाँ से उस पार्सल को पोस्ट किया गया है, दोनों जगह पे उस पार्सल को हैंडल करने के लिए जो इसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आउटवार्ड या इनवार्ड टेरिटोरियल ट्रांजिट कहा जाता है, या टेरिटोरियल क्रेडिट कहा जाता है, या फिर टर्मिनल क्रेडिट कहा जाता है। आपने सभी याद रखने हैं क्या क्या कहा जाता है। टेरिटोरियल शेयर, टेरिटोरियल क्रेडिट या टर्मिनल क्रेडिट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन में या कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में पार्सल को हैंडल करने के लिए चार्जेस लगाए जाते हैं, उनको कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following charges on foreign parcels are not levied in India? विदेशी पार्सल पर निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क भारत में नहीं लगाया जाता है? यानी कि फॉरेन कंट्री से अगर भारत में वितरित होने के लिए कोई पार्सल आएगा, उसके ऊपर कौन से चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। डिलीवरी चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं, वितरण शुल्क नहीं लिया जाता है। वितरण शुल्क क्या हो जाएगा? किसी भी पार्सल को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का शुल्क, ये नहीं लिया जाता है। रीपैकिंग चार्जेस भारत में लिए जाते हैं। प्रसारण के दौरान अगर पार्सल की सामग्री की सुरक्षा के लिए कहीं भी उसको पैक करना पड़ता है, तो इस तरह के पार्सल के ऊपर एक शुल्क लगाया जाता है, जिसे रीपैकिंग शुल्क कहा जाता है। वेयर हाउसिंग चार्जेस क्या हो जाएंगे? किसी भी पार्सल को भंडारित करने के उद्देश्य से अगर कहीं पे भंडारित किया जाता है, तो उस भंडारण के उद्देश्य से लगाए गए शुल्क को वेयर हाउसिंग चार्जेस कहा जाता है। एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्जेस क्या हो जाएंगे? पार्सल के आगमन की सूचना देना। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। Which of the following charges are collected on parcels by the administration of destination country? निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क गंतव्य देश के प्रशासन द्वारा पार्सल पर एकत्र किया जाता है? फर्स्ट आपके पास एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्जेस, चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट, कस्टम्स, फॉर्मेलिटी, पोस्ट रेस्टेंट चार्जेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, पोस्ट रेस्टेंट चार्जेस। हमें क्या बताना है? कौन सा शुल्क गंतव्य देश के प्रशासन के द्वारा एकत्र किया जाता है? यानी कि ये मान लीजिए ऑफिस ऑफ यहाँ पे मान लीजिए देश है डेस्टिनेशन कंट्री वाला, और दूसरा ये देश है आपके पास कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ से पार्सल को भेजा गया और जहाँ पे पार्सल का वितरण होना है। अब जहाँ से पार्सल भेजा गया वहाँ पे कौन कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है जो क्वेश्चन में कि शुल्क जो है गंतव्य देश के प्रशासन, इनके जिस देश के द्वारा उस पार्सल का वितरण किया जाना है, उस देश के द्वारा कौन से चार्जेस लिए जाएंगे? तो इसमें कौन से चार्जेस आ जाएंगे? पोस्ट रेस्टेंट चार्जेस। पोस्ट रेस्टेंट चार्जेस क्या होते हैं, या पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल क्या होता है? जिसे जिस डाक घर के लिए भेजा जाना है, उस डाक घर में रोक कर रखा जाएगा। प्राप्तकर्ता स्वयं पोस्ट ऑफिस में आकर उसका वितरण लेता है। तो कुछ देशों में क्या होता है? पोस्ट रेस्टेंट चार्जेस लिए जाते हैं उस पार्सल को पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखने के लिए। और ये जो चार्जेस हैं ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं? कंट्री ऑफ ओरिजिन के द्वारा, यानी कि जहाँ से पार्सल को भेजा जा रहा है वहाँ पे ये चार्जेस लगाए जाते हैं। जैसे एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्जेस हैं, चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट, कस्टम, फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। The charges levied for handling at both the origin and destination of the parcel is called as which of the following? पार्सल के उद्गम और गंतव्य स्थल दोनों पर प्रबंधन के लिए लगाए गए शुल्क को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 83 का क्या आ जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि पार्सल की जो डेस्टिनेशन कंट्री है और पार्सल की जो ओरिजिन कंट्री है, उन दोनों देशों में पार्सल को हैंडल करने के उद्देश्य से जो चार्जेस लगाए जाते हैं, उनको
उनको क्या क्या कहा जाता है, उनको इनवर्ड टेरिटोरियल ट्रांजिट शेयर कहा जाता है, टेरिटोरियल क्रेडिट या फिर टर्मिनल क्रेडिट कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about custom clearance charge? निम्नलिखित में से कौन सा कस्टम क्लियरेंस शुल्क के बारे में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट है दिस चार्ज इज कलेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस डेस्टिनेशन कंट्री के प्रशासन के द्वारा, यानी कि जहां से पार्सल का वितरण किया जाना है उस देश के प्रशासन के द्वारा एकत्र किए जाने वाले शुल्क हैं। इन केस ऑफ पार्सल्स फॉर डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज, दिस चार्ज इज कलेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सर्विस होती है फॉरेन पोस्ट में, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में किया था कि जिसमें क्या होता है, एक पार्सल जब भेजा जाता है, पार्सल के वितरण के समय बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो प्राप्तकर्ता को भी देने होते हैं। लेकिन अगर कोई पार्सल है जिसका प्रेषक चाहता है कि कोई भी चार्जेस प्राप्तकर्ता को ना देने पड़े, तो वो सभी चार्जेस की प्री पेमेंट करता है। तो वो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है बी पॉइंट में कि अगर प्राप्तकर्ता को इस पार्सल का प्रेषक के द्वारा फ्री वितरण करवाना है तो ऐसी स्थिति में ये जो शुल्क है, कौन सा शुल्क है, कस्टम क्लियरेंस चार्ज है, इसके लिए प्री पेमेंट भी की जा सकती है। प्री पेमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन की बजाय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजन है उसके द्वारा चार्जेस को कलेक्ट कर लिया जाएगा। In India, this fees is levied only on parcels on which custom duty is payable. अब भारत में ये जो शुल्क है केवल उन पार्सल्स पर लिया जाता है जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगनी हो। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस के बारे में आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन के द्वारा एकत्र किए जाते हैं, लेकिन अगर क्या चाहता है प्रेषक की प्राप्तकर्ता को पार्सल का बिना किसी शुल्क के भुगतान के वितरण किया जाए तो इन कस्टम क्लियरेंस चार्जेस की वो प्री पेमेंट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन कंट्री के बिहाफ पर। और ये जो फीस है भारत में केवल उन्हीं पार्सल्स के ऊपर ली जाती है जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेएबल है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्टोरेज चार्जेस इन इंडिया इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में भंडारण शुल्क निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी बता दिया, भंडारण शुल्क जो है उसको क्या कहा जाता है, वेयर हाउसिंग फीस कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। भारत में वेयर हाउसिंग चार्जेस को या स्टोरेज चार्जेस को वेयर हाउसिंग चार्जेस कहा जाता है और ये चार्जेस जो है भारत में वसूल किए जाते हैं। The bundles of unpaid and underpaid items shall be placed in a bag which contain the अवैतनिक और कम भुगतान वाली वस्तुओं के बंडल उस बैग में रखे जाने चाहिए जिसमें क्या होता है, जिसमें लेटर विल होता है, C12 होता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What will be the color of the label for the bags to foreign countries containing registered items? पंजीकृत वस्तुओं वाले विदेशी देशों के बैग के लिए लेबल का रंग जो है वो क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In foreign post, what will be the color of the label of bags containing ordinary items like letter and postcard? विदेशी डाक में पत्र और पोस्ट कार्ड जैसी सामान्य वस्तुओं वाले बैग के लेबल का रंग जो है वो क्या होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ऐसी विदेशी डाक जिसमें क्या है, पत्र और पोस्ट कार्ड है, इस तरह के बैग के लेबल का जो रंग है वो वाइट होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The label of the bag containing the letter bill must always bear which letter? लेटर बिल वाले बैग के लेवल पर हमेशा कौन सा शब्द होना चाहिए, कौन सा अक्षर होना चाहिए? तो जब भी कोई बैग भेजा जाता है अगर उसमें क्या है, लेटर बिल है, तो उसके ऊपर कौन सा लेटर लिखा होना चाहिए? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। एफ लेटर लिखा होना चाहिए। और जब भी क्या होता है खाली बैग का प्रेषण किया जाता है तो खाली बैग के प्रत्येक मेल प्रेषण के साथ लेटर बिल जो है वो एनक्लोज होना चाहिए। क्या किसके साथ? डिस्पैच ऑफ मेल्स ऑफ एम्प्टी बैग्स। तो इसमें एक पत्र विल भी संलग्न किया जाना चाहिए। तो जब पत्र विल संलग्न किया जाता है तो इस तरह के बैग के लेबल के ऊपर एफ सिंबल का यूज किया जाता है। Unpaid and insufficiently paid articles of correspondence received from abroad are generally received with which stamp and fraction written by its side?
विदेशों से प्राप्त अवैतनिक और अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पत्राचार के लेख आमतौर पर एक मोहर और उसके पक्ष में लिखे अंश के साथ प्राप्त होते हैं। फॉरेन कंट्री से जो भी अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड लेटर आएंगे उनके ऊपर एक मोहर लगी होती है। कौन सी शाप वाली मोहर लगी होती है? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। टी स्टैंप वाली उनके ऊपर या टी स्टैंप इम्प्रेशन वाली मोहर उनके ऊपर लगी होती है। Which of the following fees is refundable in case of compensation? जब भी मुआवजा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शुल्क है जो वापसी योग्य है? इनके मुआवजा अगर आपको मिल रहा है, कंपनसेशन आपको मिल रही है, तो कौन से चार्जेस जो है वो रिफंडेबल होते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा इंक्वायरी फीस। अगर आपकी इंक्वायरी बिल्कुल जेन्युइन है, अगर आपकी पूछताछ बिल्कुल सही है, तो आपको जब मुआवजा दिया जाएगा किसी भी रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए, उसमें आपको इंक्वायरी फीस वापस कर दी जाती है, रिफंड दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो रिफंड आपको नहीं की जाती है जहां पे आपने रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में मुआवजे के लिए आवेदन किया हो, लेकिन आपने रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए जब भी इंक्वायरी किया, पूछताछ किया और इंक्वायरी बिल्कुल सही पाई जाती है और आपको मुआवजा दिया जाता है, तो उस स्थिति में आपको इंक्वायरी फीस भी रिफंड की जाती है। महनवाजी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ये हमने पहले भी किया था, 9 अक्टूबर 1874। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। Under Convention of Universal Postal Union, each country must pay other member countries for the excess mail sent, which is called as which of the following? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सम्मेलन के तहत प्रत्येक देश को भेजे गए अतिरिक्त मेल के लिए अन्य सदस्य देश को भुगतान करना होगा, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा टर्मिनल ड्यूज इसे कहा जाता है। क्या बोला गया? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के कन्वेंशन के तहत, ठीक है, यूपीयू का जो कन्वेंशन है उसके तहत क्या होता है? प्रत्येक देश जो भी अतिरिक्त डाक भेजेगा, जो भी एक्सेस मेल भेजेगा, उस भेजी गई एक्सेस मेल के लिए अन्य सदस्य देश को भुगतान करेगा। किसका सदस्य देश? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश भुगतान करेगा। यानी कि जो भी एक्सेस डाक भेजी जाती है, उस भेजी गई एक्सेस डाक के लिए दूसरी कंट्री को भुगतान किया जाना चाहिए। इसको क्या कहा जाता है? ये जो चार्जेस होते हैं इनको टर्मिनल ड्यूज कहा जाता है, टर्मिनल बकाया कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Under the Convention of Universal Postal Union, each country must pay charges to other countries for transporting of mails across their borders, which is called as which of the following? Universal Postal Union के कन्वेंशन के तहत प्रत्येक देश को अपनी सीमाओं के पार मेल के परिवहन के लिए अन्य देशों को शुल्क देना होगा, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ट्रांजिट चार्जेस कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन में क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के तहत प्रत्येक देश क्या करता है? दूसरे देश को एक चार्जेस देता है। कौन से चार्जेस देता है? अब देखिए, मान लीजिए जिस कंट्री में डाक पोस्ट किए जाते हैं वो तो चार्जेस उसके ऊपर एकत्र कर लेगा आर्टिकल के ऊपर, लेकिन जब दूसरे देश में वो आर्टिकल जाएगा, दूसरा देश उन आर्टिकल्स को अपनी सीमाओं के पार उनके परिवहन के लिए जो चार्जेस है वो किससे लेगा? इस कंट्री से जहां से वो आर्टिकल पोस्ट होकर आया है। इस तरह के जो चार्जेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिट चार्जेस कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Exchange of items other than letter post items with the Asian Pacific Postal Union countries is governed by which of the following? एशियाई प्रशांत डाक संघ सदस्य देशों के साथ पत्र पोस्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, विद द रिलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में भी किया था कि किन्हीं भी डाक वस्तुओं का दान प्रदान किया जाता है, कहीं पार्सल का पूछा जाता है, कहीं लेटर पोस्ट आइटम्स का पूछा जाता है, तो कैसे किया जाता है, कौन से कन्वेंशंस या कौन से एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वो आपको याद रखने। अब यहाँ पे पूछा लेटर पोस्ट आइटम्स के अलावा अन्य आइटम्स का जो आदान प्रदान किया जाता है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज के साथ, उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? विद द रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब देखो यहाँ पे एशियन पैसिफिक
पोस्टल यूनियन कंट्रीज के साथ पूछा गया है, और यहाँ पे कन्वेंशन या कौन सा एग्रीमेंट आ रहा है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एग्रीमेंट आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी लेटर पोस्ट आइटम के अलावा अन्य जो भी आइटम होंगी उनका एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज के साथ आदान प्रदान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एग्रीमेंट्स जो होते हैं, रिलेवेंट एग्रीमेंट होते हैं, उनके आधार पर या उनके समझौतों के आधार पर क्या आता है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following are intended for transmission of small quantity of goods and can contain articles of saleable value, gift or samples of merchandise and should not exceed 2 किलोग्राम in weight। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं की छोटी मात्रा के संचरण के लिए अभिप्रेत है। अब हमें बताना है कि कौन सी ऐसी फॉरेन पोस्ट में सर्विस है जो किसके लिए, अगर आप छोटी मात्रा में कोई भी सामान भेजना चाहते हैं उस सामान के प्रसारण के लिए है। इसमें बिक्री योग्य मूल्य की वस्तुएं हो सकती हैं, उपहार हो सकती हैं, किसी भी माल के नमूने हो सकते हैं, और इसका वजन जो अब वो भी 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या होते हैं, ये स्मॉल पैकेट होते हैं। स्मॉल पैकेट छोटी मात्रा में अगर आप कोई भी सामान भेजना चाहते हैं, कैसे, पत्र डाक के माध्यम से, लेटर पोस्ट के माध्यम से अगर आप छोटी मात्रा में कोई सामान भेजना चाहते हैं, आपको स्मॉल पैकेट सर्विस मिल जाएगी। इसके तहत आप भेज सकते हैं। इसमें सेलेबल वैल्यू, गिफ्ट या सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज हो सकते हैं, और 2 किलोग्राम तक आप इन्हें भेज सकते हैं। Which office function is only to exchange mails with the carrier or with the official of foreign administration? किस कार्यालय का कार्य केवल वाहक के साथ या विदेशी प्रशासन के अधिकारियों के साथ मेल का आदान प्रदान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। तो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट क्या होता है। तो ये क्या होता है, बॉर्डर पर स्थित एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है जो क्या करता है, भारत में अन्य जो भी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनके लिए आए या उनके द्वारा भेजे गए थैलों को प्राप्त करता है, बंद थैलों को प्राप्त करता है और बंद थैलों को ही भेज देता है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। All records relating to articles received or dispatched by foreign post should be preserved for a period of how much? विदेशी डाक से प्राप्त या भेजे गए लेखों से संबंधित सभी रिकॉर्ड कितने समय तक सुरक्षित रखे जाने चाहिए। अब विदेशी डाक से जो भी आर्टिकल आप भेजते हैं या विदेशी डाक के माध्यम से जो भी आर्टिकल आपको प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता है उसको 18 महीनों के लिए संभाल के रखा जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। Dispatch of mail to the foreign countries should be in accordance with the sorting instructions issued to the office of exchange by whom? विदेशी देशों को डाक का प्रेषण किसके द्वारा विनिमय कार्यालय को जारी किए गए छंटाई निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, विदेशी देशों को आपने डाक का प्रेषण कैसे करना है, किसके निर्देशों के अनुसार करना है, तो ये किसके द्वारा जारी किए गए छंटाई निर्देशों के अनुसार होता है, तो हेड ऑफ सर्कल। यानी कि हेड ऑफ सर्कल ये इंस्ट्रक्शंस जारी करता है कि किसके द्वारा विनिमय कार्यालय को, ठीक है, किसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विनिमय कार्यालयों को विदेशी देशों को डाक प्रेषित करनी होगी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। There should be no alteration in the routing of mail should be made without the authority of whom? मेल रूटिंग में कोई परिवर्तन किसी अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मेल रूटिंग में यानी कि जैसे डाक जाती है जिस मार्ग से जाती है उसमें अगर कोई भी परिवर्तन किया जाना है तो इसके लिए आपको डायरेक्टर जनरल की निर्देशों की आवश्यकता होगी। डायरेक्टर जनरल की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। All articles for dispatch to abroad should be sorted in accordance with which of the following? विदेश भेजने के लिए सभी वस्तुओं को निम्नलिखित में से किसके अनुसार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ के लिए आपने जो भी आर्टिकल भेजने हैं उनकी सॉर्टिंग जो है किसके अनुसार की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू आउटवर्ड सॉर्टिंग लिस्ट, जावक छंटाई सूची के अनुसार उनकी छंटाई की जानी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If any article intended for dispatch abroad
is found to be addressed in any of the Indian language. A full transcription in which language should be added about address of the addressee. यदि विदेश भेजने के उद्देश्य से कोई वस्तु किसी भारतीय भाषा में लिखी हुई पाई जाती है, प्राप्तकर्ता के पते के बारे में किस भाषा में एक पूर्ण प्रतिलेखन जोड़ा जाना चाहिए। अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री के लिए एक आर्टिकल भेजा जाना है, उस आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है इंडियन लैंग्वेज में भारतीय भाषा में लिखा हुआ है। अब भारतीय भाषा वो हिंदी हो सकती है, वो और कोई राज्य की भाषा हो सकती है। अब जब उसको फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाना है तो फॉरेन कंट्री को भेजने से पहले उसमें एक इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर जोड़ देनी है। कौन सी ट्रांसक्रिप्शन? उस आर्टिकल के एड्रेसी के एड्रेस के बारे में। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। A letter bill in which forum must accompany each dispatch of mail to foreign country. विदेश में प्रत्येक डाक प्रेषण के साथ किस प्रपत्र पर एक पत्र बिल जो है वो संलग्न होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे C12 में होना चाहिए। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो लेटर बिल जो है वो प्रत्येक किसके साथ होना चाहिए? डिस्पैच ऑफ मेल टू फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री को भेजी जाने वाली डाक के प्रत्येक प्रेषण के साथ एक निर्धारित फोरम लेटर बिल होना चाहिए जो C12 के ऊपर बनाया जाता है। लेटर बिल शुड बी प्लेस्ड इन अ ब्लू एनवल्प वेयरिंग इन बोल्ड लेटर्स विच इंडिकेशन। एक लेटर बिल को नीले लिफाफे रखा जाना चाहिए जिसमें मोटे अक्षरों में कौन सा संकेत लिखा हो। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फ्यूले डी एविस लिखा होना चाहिए। तो जो लेटर बिल है उसको क्या किया जाता है? एक ब्लू एनवल्प में रखा जाता है जिसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा होता है? फ्यूले डी एविस लिखा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A register of mails dispatched to foreign countries must be maintained on which forum? विदेशों को भेजी जाने वाली डाक का रजिस्टर जो है वो किस प्रपत्र पर रखा जाना चाहिए। तो फॉरेन पोस्ट को जो डाक भेजी जाती है उसका एक रजिस्टर होता है जो कि कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है? FMS 36 के ऊपर बनाया जाता है। एक होता है आपके पास FMS 34, वो क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ मेल्स रिसीव्ड। जो भी डाक प्राप्त होती है फॉरेन कंट्री से उसका रजिस्टर होता है, और जो भी डाक प्रेषित की जाती है, डिस्पैच की जाती है, उसका रजिस्टर होता है FMS 36। The register of closed transit mails should be maintained on which forum? बंद ट्रांजिट मेल का रजिस्टर किस प्रपत्र पर रखा जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। FMS 33 के ऊपर इसका रख रखाव किया जाता है। तो क्लोज्ड ट्रांजिट मेल का रजिस्टर जो होता है हमने कर लिया। क्लोज्ड ट्रांजिट मेल क्या चीज़ होती है? डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The number of empty bags received should be counted and checked according to the number marked on which of the following. तो जो भी खाली थैले प्राप्त होते हैं उनकी संख्या काउंट की जाती है, यानी कि उनको गिना जाता है। गिने जाने के बाद किस पर अंकित संख्या के अनुसार उनकी जांच की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 107 का सत्यापन लेटर बिल आ जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने अगर बुक लिया उसमें भी सही कर लेना है, वहाँ पे मे बी वेरिफिकेशन नोट है उसको आपने करेक्ट कर लेना है। तो प्राप्त खाली बैगों की संख्या जो होती है उसको लेटर बिल में अंकित संख्या के अनुसार गिना और जांचा जाना चाहिए। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Empty airmail bags will not be sent by airmail between the adjacent countries and when their return by surface mail does not take more than how many days? खाली जो एयरमेल बैग होते हैं निकटवर्ती देशों के बीच उनको हवाई मेल द्वारा नहीं भेजा जाएगा, उनमें डाक नहीं है, केवल खाली एयरमेल बैग हैं। उनको उनकी एडजस्टेंट कंट्रीज के साथ हवाई मार्ग के माध्यम से आदान प्रदान उनका नहीं किया जाएगा, एक्सचेंज नहीं किए जाएंगे, या जब सतह मेल द्वारा उनकी वापसी में कितने दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यानी कि अगर जो एम्प्टी एयरमेल बैग है उनको सतह मार्ग से भेजा जाता है, सतह मार्ग से भेजने पर 10 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लग रहा है, तो ऐसे देशों को आप जो एम्प्टी एयरमेल बैग भेजेंगे वो हवाई मार्ग से नहीं भेजेंगे, सतह डाक के माध्यम से भेजेंगे। अगर 10 दिन से ज़्यादा का समय लग रहा है तो फिर हवाई मार्ग से भेजे जाएंगे। Which of the following is true about inquiry fees with regard to foreign articles? विदेशी लेखों के संबंध में
पूछताछ शुल्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द इंक्वायरी फीस इफ वन हैज बीन पेड। क्या पूछताछ शुल्क के बारे में पूछा गया कि फॉरेन कंट्री के बारे फॉरेन आर्टिकल के ऊपर अगर आप पूछताछ करते हैं तो अगर इंक्वायरी फीस आपके द्वारा दी गई है वो आपको रिफंड की जा सकती है। कब की जा सकती है? इन एनी केस भी कंपनसेशन इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल। तो जब भी आपको किसी पंजीकृत या बीमित लेख के संबंध में मुआवजा दिया जा रहा है, उस मुआवजे में अगर आपने इंक्वायरी फीस दिया तो वो भी आपको रिफंड की जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which of the following is true about a registration fees with regard to a foreign article? किसी विदेशी वस्तु के संबंध में पंजीकरण शुल्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। द रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेड वे कंपनसेशन इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। जब भी आपको किसी पंजीकृत लेख के लिए मुआवजा दिया जाता है उस मुआवजे में कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड नहीं की जाती है। सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे द इंश्योरेंस फीस इन नो सर्कमस्टांसिस बी रिफंडेड। आपके द्वारा दिया गया बीमा शुल्क आपको कभी भी रिफंड नहीं किया जाता है जब मुआवजा आपको मिलता है। रजिस्ट्रेशन फीस इज रिफंडेड व्हेन ओनली कंपनसेशन इज पेड फॉर टोटल लॉस और द डिस्ट्रक्शन और टोटल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द होल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल। अब देखो, जब रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए आपको कंपनसेशन दी जाएगी तो रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड नहीं होगी, लेकिन जब भी आपको किसी बीमाकृत वस्तु की कुल हानि, संपूर्ण सामग्री के नष्ट होने या फिर एब्स्ट्रैक्शन होने के लिए मुआवजा दिया जाता है उस समय आपको इस इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी रिफंड की जाती है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। दोनों ही पॉइंट सही हैं। Which of the following is true about parcels for prisoners of wars and internees? युद्धबंदियों और नजरबंदियों के पार्सल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Prisoners of war and internee parcels are exempted from postage charges। युद्धबंदी और नजरबंदी पार्सल को डाक शुल्क से छूट दी गई है। बिल्कुल सही बात है, इसमें पोस्टेज चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। ऐसा चार्जेस आर पेएबल ऑन सच पार्सल्स, लेकिन ऐसे पार्सलों के ऊपर हवाई अधिभार जो वो देना होता है। नो कंपनसेशन इज पेएबल इन इवेंट ऑफ देयर लॉस। अगर इनको कोई नुकसान हो जाता है तो इनके लिए कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। Which of the following is true about charges for risk beyond control? अब ये चार्जेस फॉर रिस्क बियॉन्ड कंट्रोल, इस तरह के चार्जेस भारत में नहीं लिए जाते हैं, कुछ देशों में लिए जाते हैं। तो नियंत्रण से परे जोखिमों के शुल्क के बारे में कि नियंत्रण से परे अगर कुछ होता है तो उस चीज़ के लिए भी डाक प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, उस जिम्मेदारी के लिए शुल्क लिए जाते हैं। उनके बारे में कौन सा करेक्ट है? This charge is collected by the administration prepared the cover risk arising from cause beyond control। तो ये जो शुल्क है नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कवर करता है, यानी कि नियंत्रण से परे। अब जो भी कंट्री है उसकी एक लिमिट होती है, उसकी लिमिट के बाहर अगर किसी आर्टिकल को कोई नुकसान होता है उस नुकसान के जोखिम को कवर करने के लिए प्रशासन के द्वारा एकत्र किए जाने वाले शुल्क हैं। इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट टू कवर सच चार्जेस या सच रिस्क। भारत इस तरह के जोखिम को कवर करना स्वीकार नहीं करता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी सही हैं। Which of the following is true about post resident charges? निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट रेजिडेंट चार्जेस के बारे में सत्य है? फर्स्ट है आपके पास द चार्ज इज कलेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑन एवरी पार्सल एड्रेस्ड पोस्ट रेजिडेंट। तो ये जो शुल्क है गंतव्य देश के प्रशासन द्वारा, ठीक है, कौन से देश के प्रशासन के द्वारा कौन से चार्जेस एकत्र किए जाएंगे आपको अच्छे से आने चाहिए। तो कौन से, तो ये जो आपके पोस्ट रेजिडेंट चार्जेस है गंतव्य देश के प्रशासन द्वारा पोस्ट रेजिडेंट के रूप में संबोधित प्रत्येक पार्सल पर डिलीवरी के समय एकत्र किए जाते हैं। भारत में ये चार्जेस नहीं लिए जाते। इनवर्ड पार्सल्स एज पोस्ट रेजिडेंट आर परमिटेड बट नो चार्ज इज लीव्ड। पोस्ट रेजिडेंट के रूप में आवक पार्सल की अनुमति है लेकिन कोई भी शुल्क इनके ऊपर नहीं लिया जाता। जैसे मैंने अभी बताया भारत में इस तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। दोनों ही पॉइंट सही हैं।
Chapter 1 of Part 1 of Foreign Post Manual relates to which of the following? विदेशी डाक नियमावली के भाग 1 का अध्याय 1 जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन पोस्ट मैनुअल का जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर नंबर 1 जर्नल प्रिंसिपल्स सामान्य सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द एम ऑफ द यूपीयू इज, यूपीयू का उद्देश्य जो है वो क्या है? टू सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को सुरक्षित करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेरियस पोस्टल सर्विसेज, विभिन्न डाक सेवाओं में सुधार करना। तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के उद्देश्य हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फैसिलिटेट्स ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स अक्रॉस कंट्री, कौन सभी विदेशों में लेखों के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फैसिलिटेट्स ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स अक्रॉस द कंट्रीज। एक्ट्स ऑफ यूनियन आर गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल? फॉरेन पोस्ट मैनुअल के चैप्टर नंबर 1 में कौन से रूल में एक्ट्स ऑफ यूनियंस के बारे में दिया हुआ है? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? विदेशी डाक नियमावली के चैप्टर 1 का नियम नंबर 2 किससे संबंधित है? अभी हमने किया किससे संबंधित है? एक्ट्स ऑफ द यूनियन, जो भी संघ के एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये रूल है। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विद द हेडक्वार्टर एट, एशियाई महासागरीय डाक संघ की स्थापना कब हुई और किस मुख्यालय के साथ हुई थी? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ आ जाएगा 1962 में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर था, तब उस समय इसकी शुरुआत हुई, फिर बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज हो गया। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन दोनों सेम चीज़ है, लेकिन आपने देखा होगा जब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की बात की जाती है, इसकी स्थापना की बात की जाती है, आंसर आपको 1961 देखने को मिलता है। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन के बारे में पूछा जाता है तो 1962 देखने को मिलता है। आपने इसमें ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया। अगर एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन आप करो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में, अभी गूगल में हर जगह पे आपको 1961 देखने को मिल जाएगा। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन की बात करेंगे 1962। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर दे देना है, वो सही होगा। दूसरी बात, कई बार क्या पूछा जाता है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है ये लागू कब हुआ है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो हमने कर ली 1961 में हुई, लेकिन ये चालू कब हुआ? ठीक है, तो इसकी आपने याद रखना है 1962 में इसको चालू किया गया। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन इज हेडक्वार्टर्ड एट, एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब पहले जो है इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में था, नया जो इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन या फिर एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन दोनों ही क्या हैं? सेम चीज़ें हैं। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ध्यान रखना है 1961। अगर आपके पास 1961 ऑप्शंस में नहीं है तो आप 1962 को करेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 1961 वाली ऑप्शन है तो आप इसी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि एशियन पैसिफिक पोस्टल, एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन दोनों चीज़ें सेम हैं। Headquarters of Asian Oceanic Postal Union is located at, एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक थाईलैंड में, अभी हमने क्वेश्चन किया। Which of the following countries not the member of Asian Pacific Postal Union? निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई प्रशांत डाक संघ का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिए अब आपको टोटल 32 कंट्रीज हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में, वो सभी कंट्रीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रीज वाला कि बताओ कौन सा देश एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य देश है या कौन सा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में जितने भी
सदस्य देश हैं, आपको अच्छे से उनके नाम पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे बी आ जाएगा, इजराइल नहीं है। कौन कौन है, इंडिया है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान भी है और न्यूजीलैंड भी है, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not a member of Asian Pacific Postal Union? इनमें से कौन सा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हिस्सा नहीं है या सदस्य देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हिस्सा है और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का भी हिस्सा है। जापान और थाईलैंड भी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देश हैं, लेकिन रशिया रूस नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेम द कंट्री विच इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। उस देश का नाम बताएं जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और जापान है, नॉर्वे नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following country is a member of Universal Postal Union and Asian Pacific Postal Union? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन दोनों का ही सदस्य है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन दोनों का ही सदस्य है। इन कनेक्शन विद फॉरेन पोस्ट द टर्म एलसी मीन्स। विदेशी डाक के संबंध में एलसी जो शब्द है उसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो फॉरेन पोस्ट के संबंध में एलसी शब्द का होता है लेटर्स एंड कार्ड्स। फॉरेन पोस्ट मैनुअल के संबंध में कई बार आपको ऑप्शंस में क्या दिया होगा, लेटर्स एट कार्टस, तो वो भी आपने याद रखना है। अगर ऑप्शन में वो दिया होगा फॉरेन पोस्ट मैनुअल के बारे में पूछा गया तो आप उसको टिक करेंगे, नहीं तो आपके लेटर्स एंड कार्ड्स या लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन फॉरेन पोस्ट मैनुअल द टर्म एओ मीन्स। फॉरेन पोस्ट मैनुअल में एओ शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है अटर सब्जेक्ट या फिर अदर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। अदर सब्जेक्ट नहीं होता है, अन्य कोई विषय ये नहीं होगा, अदर आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर ऑटर सब्जेक्ट इन्हें कहा जाता है। ये स्पेलिंग आपने याद कर लेनी है, एओ ऑटर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Latter post items are given under which rule of Chapter 1 of Foreign Post Manual? विदेशी पोस्ट मैनुअल के अध्याय 1 के किस नियम के तहत लेटर पोस्ट आइटम जो है वो दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, लेटर पोस्ट आइटम जो है रूल नंबर 3 में दिए गए हैं। किसका रूल नंबर 3, फॉरेन पोस्ट मैनुअल का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 के रूल नंबर 3 में लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में बताया हुआ है। विद रेफरेंस टू फॉरेन पोस्ट मैनुअल, postal articles enclosed in a bag for a country other than that to which the articles are addressed are said to be forwarded or decoded. These are also referred to as विदेशी डाक नियमावली के संदर्भ में यदि किसी डाक लेख को ऐसे बैग में बंद करके भेजा जाता है उस लेख में संबोधित देश के अलावा अन्य देश के लिए हो, उसे डिकोवर्ड के रूप में अग्रेषित माना जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए आप एक डाक वस्तु कहाँ भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, लेकिन इस आर्टिकल को आप एक ऐसे बैग में बंद करके भेज रहे हैं जो बैग कहाँ जा रहा है, जापान जा रहा है। इस तरह के आर्टिकल को क्या कहा जाता है, डिकोवर्ट में भेजा गया आर्टिकल कहा जाता है। यानी कि आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया के लिए है लेकिन उसको डालकर कहाँ भेजा जा रहा है, जापान के थैले में डालकर भेजा जा रहा है। तो इस तरह के आर्टिकल को क्या कहा जाता है, मेल्स सेंट इन ओपन ट्रांजिट, खुले पारगमन में भेजे गए लेख उन्हें कहा जाता है। अब क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अब देखो बैग तो वो जापान के लिए है, जापान के लिए वो आर्टिकल आपने भेजना नहीं है, वो भेजना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जापान में जब वो बैग खुलेगा फिर उस आर्टिकल को निकाल के आगे भेजा जाएगा, तो क्योंकि उसको खोला गया तो उसको क्या कहेंगे, मेल्स सेंट इन ओपन ट्रांजिट, खुले पारगमन में भेजे गए लेख उसे कहा जाएगा। Insufficiently paid outward foreign articles can be taxed only at which of the following? अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए जावक विदेशी डाक लेख पर शुल्क केवल में लगाया जाएगा।
अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए जो भी आपने फॉरेन कंट्री के लिए आर्टिकल भेजने होते हैं उनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो कहाँ की जाती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में की जाती है, विदेशी विनिमय कार्यालय में की जाती है। When a mail is sent in a transit through a country other than that to which it is addressed, it is referred to as। जब एक डाक को उस देश के अलावा जिसके लिए उसे संबोधित किया गया है अन्य देश के माध्यम से पारगमन में भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड ट्रांजिट मेल। अब देखिए सिर्फ पारगमन में भेजा, मान लीजिए भारत से एक आर्टिकल कहाँ भेजा जाना है, ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना है। अब उस आर्टिकल को कहाँ से भेजा गया, जापान से भेजा गया, यानी कि जापान वाले रास्ते से भेजा गया, लेकिन उस थैले में डाल के भेजा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहा है, तो वो जापान में थैला खुलेगा नहीं, सीधा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड ट्रांजिट मेल। लेकिन जब आर्टिकल आपने क्या किया, उस थैले में डाल के भेज दिया जो जापान को है, तो उसको हम कहेंगे डिकूवर्ट में भेजी गई डाक या फिर मेल सेंट इन ओपन ट्रांजिट। तो आपने इस तरह से रिलेट करके चीज़ों को याद रख लेना है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आर गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल। विदेशी पोस्ट मैनुअल के अध्याय 1 के किस नियम के अंतर्गत अभिलेखों का संरक्षण दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फॉरेन पोस्ट मैनुअल में प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में रूल नंबर 11 जो है चैप्टर नंबर 1 का, उसमें बताया गया है। Each office of exchange should maintain its own stock of bags like other post offices or a record office. This will be as per the usual time taken for the return of empty bags plus a reasonable reserve to meet emergency requirements. प्रत्येक विनिमय कार्यालय जितने भी एक्सचेंज ऑफिस होते हैं वो क्या करते हैं, अन्य डाक घरों या विलेय कार्यालयों की तरह बैगों का अपना एक स्टॉक बनाए रखते हैं। यानी कि जैसे पोस्ट ऑफिस या रिकॉर्ड ऑफिस में थैलों का एक स्टॉक रहता है, उसी तरह से प्रत्येक एक्सचेंज ऑफिस में भी थैलों का स्टॉक रहता है। अब ये जो स्टॉक है वो किस संख्या में, किस मात्रा में रहेगा, तो ये किसके अनुसार होगा, के अनुसार होगा और खाली बैगों की वापसी में लगने वाले सामान्य समय के साथ साथ आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित रिजर्व भी होगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट। तो ये जो स्टॉक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, औसत दैनिक आवश्यकता के अनुसार रखा जाएगा। और साथ में और क्या देखा जाएगा, थैलों के वापसी आने के लिए जो सामान्य समय लगता है उसको, और अगर इमरजेंसी में आपको थैलों की आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके, इतना स्टॉक रिजर्व करके ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में रखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Mails to be handed over to an air service at an airport are entered in a delivery will in the forum number। हवाई अड्डे पर एक हवाई सेवा को सौंपे जाने वाले मेल को डिलीवरी विल में किस फोरम नंबर में दर्ज किया जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ऐसी डाक जिससे क्या किया जाएगा, हवाई अड्डे पर गए, हवाई अड्डे पर उस डाक को हवाई सेवा को सौंप दिया गया, तो इस तरह की डाक को सौंपने के समय जो डिलीवरी बिल होगा वो कौन से फोरम के ऊपर बनता है, ए V7 के ऊपर बनता है। इन केस ऑफ सरफेस मेल्स transit charge can be claimed only in regard to conveyance of correspondence sent in dispatches। सतही डाक के मामले में पारगमन प्रभार का दावा केवल डिस्पैच में भेजे गए पत्राचार के परिवहन के संबंध में किया जाएगा। तो ट्रांजिट चार्ज क्या होते हैं ये हमने कर लिया इसी वीडियो में, किया पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिट चार्ज क्या होते हैं, कौन सा देश इनको लेता है और क्यों लेता है। तो ट्रांजिट चार्ज के बारे में पूछा गया कि सतही डाक के मामले में ये जो ट्रांजिट चार्जेस होते हैं इनका दावा किस तरह की डाक के परिवहन के संबंध में किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर क्लोज्ड ट्रांजिट मेल, बंद ट्रांजिट मेल के लिए इस तरह के ट्रांजिट चार्जेस का दावा किया जा सकता है सरफेस मेल के मामले में। और एयर मेल के मामले में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है। अगर सतह डाक की बात करेंगे, ट्रांजिट चार्जेस जो है केवल क्लोज्ड ट्रांजिट मेल के ऊपर ही लगाए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
In case of mails conveyed by air, air conveyance charges are payable in dispatches. हवाई डाक से भेजे गए डाक के मामले में जो हवाई परिवहन शुल्क होगा वो किसके ऊपर लिया जाएगा? तो क्लोज्ड ट्रांजिट मेल साथ में जो ओपन ट्रांजिट मेल है दोनों के ऊपर लिया जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। A verification note issued by an exchange office in India is unless otherwise indicated prepared in भारत में किसी विनियम कार्यालय द्वारा जारी किया गया सत्यापन नोट जब तक कि अन्यथा इंगित ना किया गया हो कैसे तैयार किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। इसको 3 प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। अगर इंडिकेट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है तो ज़्यादा कॉपीज भी बनाई जा सकती हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया, इंडिकेशन नहीं है कोई भी, ऐसी स्थिति में जो वेरिफिकेशन नोट होता है जिसे किसी एक्सचेंज ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, कौन सा एक्सचेंज ऑफिस? भारत का एक्सचेंज ऑफिस, तो इसको ट्रिप्लीकेट में यानी कि 3 कॉपियां इसकी बनाई जानी चाहिए। हाउ द वेरिफिकेशन नोट इशूड बाय एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ब्रोड इज ड्यू टू बी रिसीव्ड। विदेश स्थित विनियम कार्यालय द्वारा जारी सत्यापन नोट किस प्रकार प्राप्त किया जाना चाहिए? अब हमने तो कर लिया कि जो वेरिफिकेशन नोट भारत के एक्सचेंज ऑफिस के द्वारा इशू किया जाएगा उसकी ट्रिप्लीकेट यानी कि 3 कॉपियां बनाई जाएंगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अब्रोड से, फॉरेन कंट्री से भारत में आपको वेरिफिकेशन नोट प्राप्त होगा यानी कि फॉरेन कंट्री के एक्सचेंज ऑफिस के द्वारा उसको जारी किया गया, भारत में वो किस तरह से प्राप्त होगा? 2 प्रतियों में प्राप्त होगा। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The weight of the bundle of non-standardized items to foreign countries should not exceed how many kilograms? विदेशों को भेजे जाने वाले गैर मानकीकृत वस्तुओं के बंडल का वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। On the arrival of an inward mail, the bag bearing the label must be opened as soon as possible and the letter will obtained. आवक मेल के मामले में यानी कि जो डाक फॉरेन कंट्री से भारत में वितरण के लिए प्राप्त होगी, अगर उस तरह की डाक के थैले के ऊपर कौन सा लेबल है तो उसको तुरंत खोल के आपने उसके बीच में से पत्र बिल को प्राप्त करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। अगर उस बैग के लेबल के ऊपर एफ सिंबल है, इस तरह के आपने थैले को तुरंत खोलना है और उसमें से लेटर बिल को प्राप्त कर लेना है। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ डिलीवरी बिल आर टू बी प्रिपेयर्ड इन विच मेल टू बी एंड हैंडेड ओवर टू एन एयर सर्विस एट एन एयरपोर्ट आर एंटर्ड? डिलीवरी बिल की कितनी प्रतियां तैयार की जानी चाहिए जिसमें हवाई अड्डे पर हवाई सेवा को सौंपे जाने वाले मेल दर्ज किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 6 प्रतियां इसकी बनाई जाती हैं। किसकी? डिलीवरी बिल की 6 प्रतियां तैयार की जाएंगी। किस समय तैयार की जाएंगी? ऐसी डाक के लिए जिसे हवाई अड्डे पर हवाई सेवा को सौंपा जाता है और उस डिलीवरी बिल में उस डाक के विवरण होंगे तो उसकी 6 प्रतियां तैयार की जाती हैं। If an inquiry is received from a foreign administration, it must be dealt with provided it has reached Indian administration within a period of how many months from the date after the date of posting of the item under inquiry? यदि किसी विदेशी प्रशासन से कोई पूछताछ प्राप्त होती है तो उसे निपटाया जाना चाहिए। फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी इंक्वायरी आती है उसका निपटान किया जाना चाहिए, लेकिन क्या शर्त है कि पूछताछ जो है वो वस्तु की पोस्टिंग की तारीख से कितने महीने की अवधि के भीतर भारतीय प्रशासन तक पहुंच गई हो। डी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगी। 18 महीने के भीतर वो पहुंच जानी चाहिए, तभी उसके ऊपर इंक्वायरी जो है उसके ऊपर उसको निपटाया जाएगा, उसका निपटान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एप्लीकेशन फॉर द रिकॉल ऑफ आर्टिकल और अल्टरेशन ऑफ एड्रेस विद द फीस कन्वर्टेड इनटू पोस्टेज स्टैम्प्स एंड अफिक्स्ड टू देम शुड बी
केप्ट ऑन रिकॉर्ड फॉर हाउ मैनी मंथ्स, डाक वस्तुओं को वापस मंगाने या उनके पते में परिवर्तन करने का जो आवेदन होता है, उस आवेदन के साथ शुल्क को, जो भी डाक टिकटें होंगी यानी कि शुल्क जो इसके लिए देंगे उनको डाक टिकटों में कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट करके उस आवेदन पत्र के साथ लगाया जाएगा। और इस तरह के जो रिकॉर्ड होंगे या आवेदन होंगे कितने समय तक संभाल के रखे जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इनको भी 18 महीनों तक संभाल के रखा जाता है। तो ये थे आपके पास फॉरेन पोस्ट मैनुअल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे, फॉरेन पोस्ट मैनुअल का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आपको नहीं आता होगा, तो आपने उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आपने सभी को क्या इसे याद करके, अगर आपके इन क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनकी बुक चाहिए तो बुक आप ले सकते हैं। क्वेश्चन ओशियन बुक इसका नाम है। 5000 के करीब इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा GDS टू MTS बुक, GDS टू पोस्टमैन बुक, PSA की बुक, PSA के 2023 के क्वेश्चन पेपर्स की बुक, ये आपको सभी मिल जाएंगी। और क्लासेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करने के लिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।